Hello everyone, welcome to the Practice Mocks YouTube channel on regulatory bodies examination. So आज हम RBI का फेज़ 1 मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। हम मॉक टेस्ट क्यों देते हैं? बेसिकली हम इसलिए देते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें इन एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंडीशंस, एंड उसको अटेम्प्ट करने के बाद जो हमारी वीकनेस है उस पर काम करें एंड स्ट्रेंथ्स को दोबारा से और इम्प्रूव करें जहाँ पे देयर आर सम इश्यूज एंड ऑल। सो आप जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ध्यान रखें कि उसको एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में ही दें। ऐसे नहीं कि आप मोबाइल लेके कहीं बैठ के दे दें, ऐसा मत करिए। बिल्कुल टेबल चेयर अरेंज करिए, पेन पेपर अरेंज करिए, हो सके तो एसी बंद कर दिए, रूम टेम्परेचर पे ही एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में आपको पता है कि यूजुअली एसी नहीं होते हैं, बट अच्छी उसमें वर्किंग कंडीशंस में नहीं होते हैं। तो ट्राई करिए कि अपने आप को जितना स्वेट निकालें या फिर जितना हार्ड कंडीशंस में दे उतना अच्छा है। सो अब हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट में मैं सेक्शन वाइज आने वाला हूँ। पहले मैं जीए करूँगा, फिर मैं आपको इंग्लिश का बताऊँगा, फिर मैं आपको रीजनिंग का, देन क्वांट का, इसी ही सिनेरियो में, क्योंकि एग्ज़ाम में भी इसी सीक्वेंस में बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट होता है हमारा। तो मैं जीए से स्टार्ट करता हूँ। मैं को ये बताऊँगा कि जीए में आपको कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है इन एग्ज़ाम कंडीशंस में। सो जीए के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज जो सिनेरियो चल रहा है जनरल अवेयरनेस का आरबीआई के लिए, ऐसा है कि देखो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। इसके रीजंस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही बताए थे कि हमारा क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, एंड इश्यूज़ भी थोड़े कंटेम्प्रेरी पूछे जा रहे हैं, एंड क्वेश्चन लेंदी भी हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो क्या कहते हैं अपना तो जनरल अवेयरनेस में हमारी जो सेक्शन टाइमिंग रहती है वो रहती है 25 मिनट्स, बट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस, सही बात है। तो जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम 2 रीडिंग्स के अंदर ही सॉल्व करो। 3 रीडिंग्स पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, और नीड भी नहीं है, और लेके जाना बहुत मुश्किल भी है। तो मैक्सिमम 2 में करो। मैं पर्सनली 1 रीडिंग में करता था, बट ये आप पे डिपेंड करता है वो कितनी रीडिंग में करना है और कितनी कम रीडिंग में करना है, ये आपके पर्सनल उसके ऊपर है। बट मैं कहता हूँ कि आप ट्राई करिए कि 2 के अंदर हो जाए। तो आपको तो बेसिकली आपको ऐसे आपको एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिखेंगे 1 to 80। यहाँ पे आपको सिंपल अप्रोच रखनी है। सिंपल अप्रोच से मतलब कि आपको ऐसा नहीं करना है कि लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है या बीच से स्टार्ट करना है, आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना है, 80 तक जाना है। एंड जो आपको आता जा रहा है क्वेश्चन उसको आप जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन सिंपल, यहाँ पे ईयर पूछा है, आपको आता है ठीक है, नहीं आता है स्किप करो, आगे बढ़ो। सिमिलरली आपको आता है ठीक है, स्किप करो। अगर आपको आ रहा है तो अटेम्प्ट करो, स्किप करो। अब यूजुअली क्या होता है कि क्वेश्चन कोई मल्टीपल स्टेटमेंट वाला भी आ जाता है एग्ज़ाम में। फॉर एग्जांपल दिस इज़ मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक पॉइंट अच्छे से आता है। आपको पता है कि अटल पेंशन योजना हमारी जून में ही चालू हुई थी, बट आप इसके लिए श्योर नहीं हो। तो आप क्या करो कि ऑप्शंस पे जाओ। आपको पता है 1 करेक्ट है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपका ये यहाँ 1 गिवन है, तो आप लगा लो कि आपने 3 तो एलिमिनेट कर दिए ऑप्शंस सीधा। तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करो। अगर आप इनमें कन्फ्यूजन हो, आपको भी नहीं लग रहा कि क्या कहते हैं कि सेकंड सही है या गलत है, आपको नहीं पता है, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो इसको, फिर सेकंड रीडिंग में कर लेना, ठीक है। तो ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही आपको फिर नेक्स्ट करके जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल अप्रोच रखनी है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है,
एंड एक और चीज़ है कि सिंस जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा यूपीएससी ओरिएंटेड होता जा रहा है, तो अपना गैस वर्क का जरूर इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आप 50%, आई वुड पर्सनली से अगर 33% आप भी अगर एलिमिनेट कर पा रहे हो तो उसको जरूर अटैम्प्ट करें। और प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप कर रहे हैं थोड़ा पेशेंस लगा के और थोड़ा दिमाग लगा के, तो क्वेश्चन सही होने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। एंड देखो आजकल एक और चीज़ हो रही है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसा होता है कि बड़े लेंथी पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल पीएम किसान पे कोई पैसेज आया है और वो क्वेश्चन एक ही है, 2-3 क्वेश्चंस नहीं है, एक पैसेज पे एक ही क्वेश्चन है। तो पीएम किसान पे कोई वो आया है पैसेज है, बहुत बड़ा पैसेज है। अब आप पूरा पैसेज नहीं रीड करोगे कभी भी, अगर आपने पूरा पैसेज रीड करे लाइन बाय लाइन गए, बट अगर आप एंड में देखोगे पूछा होगा लॉन्च कब हुई थी, तो इससे अच्छा पहले क्वेश्चन देखो कि क्या पूछा गया, लॉन्च किस स्कीम की बात हो रही, पीएम किसान। पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पता है आपको पीएम किसान कब लॉन्च हुई थी, आप मार्क करके आगे बढ़ो। तो ऐसे आप टाइम सेव कर पाओगे, तभी आपका 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे। जीए में ऐसा है कि आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है, कोई स्किप नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चंस आपको आता हो और वो छूट गया हो, क्योंकि जीए बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आपको आता है तो सही है, यहाँ पे कुछ आपको कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, आता है तो ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस एक बार ही देखने हैं। तो ऐसे ही आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, 25 मिनट्स होते हैं। ट्राई करो कि आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के अंदर सारे क्वेश्चंस देख लो। अगर आप सेकंड रीडिंग की तरफ जाना चाहते हो तो 20 मिनट से पहले आप फर्स्ट रीडिंग कर लो। बाकी जो 5 मिनट्स बचेंगे उसके अंदर आप सेकंड रीडिंग कर लेना, जिसके अंदर आपने जो क्वेश्चन में आप डाउटफुल हो वो करो। ये आपको अप्रोच रखनी है जीए के लिए, वेरी सिंपल अप्रोच, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है यहाँ पे, तो मैक्सिमम लेके आना है। ये है यहाँ पे आपको वो है ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है इंग्लिश लैंग्वेज। एग्ज़ाम में जीए के बाद इंग्लिश आती है। इंग्लिश का क्या सिनारियो चल रहा है? इंग्लिश में ऐसा है कि देर आर 30 क्वेश्चंस एंड 25 मिनट्स। एंड यहाँ पे क्या होता है कि आरसी सबसे क्रूशल रोल प्ले करती है। एंड आपको हमेशा अटैम्प्ट करने से पहले आरसी की तरफ जाना है। आप देखो मिसलेनियस में ग्रामर आते हैं, पैराजम्बल्स आते हैं, यूसेज ऑफ वर्ड आ जाता है, एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें आ जाती है। बट आपको पहले मेरे हिसाब से आरसी करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप आरसी लास्ट के लिए छोड़ोगे तो ऐसा होगा कि लास्ट में प्रेशर होगा आपके पास, और आप प्रेशर के अंदर कोई चीज़ रीड करते हो ना तो अच्छे से आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हो। अच्छे से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओगे तो आप ऑफकोर्स क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करो कि आरसी हमेशा सबसे पहले करना है आपको। और स्कोरिंग भी होता है, देखो एक अच्छे से आपने आरसी कर लिया तो आपका सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे उसके अंदर, तो आप कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे ही करना है। एंड वन मोर थिंग, आरसी जैसे कि ये आरसी पूछा गया है, सेट ऑफ 6 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले आरसी में आरसी नहीं पढ़ना होता है, सबको पता है। बेसिकली पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन पढ़ो, आप जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। ऑप्शंस भी देख सकते हो, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, खाली क्वेश्चंस पढ़ो। पढ़ने के बाद आप सीधा जंप करो आरसी पे जंप करो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इंडियन आरसी का पर्पज़ हमें मार्क्स लेके आने हैं। कुछ हमें अपने को याद नॉलेज नहीं बढ़ानी है, यहाँ पे हमें मार्क्स लेके आने हैं। तो क्वेश्चन देखो पहले, फिर आप आरसी की तरफ जाओ। एंड ऐसा क्यों? देखो पैसेज पहले करने का और रीज़न है कि आंसर पैसेज के अंदर ही है। आंसर को कहीं से कैलकुलेट नहीं करना है, बाहर से नहीं लाना है, पैसेज के अंदर आंसर गिवन है। तो इसलिए भी पैसेज इंपॉर्टेंट हो जाता है और पहले करना और इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इंग्लिश की देखो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 4.5, बट ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स आए थे बच्चों के, वो कुछ और रीज़न के कारण 4.5 जाती है। बट यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि बाकी सेक्शन में अच्छी खासी फाइट है। यहाँ पे इतनी फाइट नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट स्कोर कर लेते हैं। यहाँ पे आप कम करोगे तो आप थोड़ा कंपटीशन में पीछे हो जाओगे। तो आपको इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर जितना आप कर सकते हो मैक्सिमम पे जाओ। एंड आरसी करने के बाद देन यू हैव टू गो टू अदर टॉपिक्स। मेरे हिसाब से ग्रामर करिए, क्योंकि ग्रामर एक क्वेश्चन होता है। आप जैसे यूसेज वाला ये करिए। देन पैराजंबल में बताता हूँ मैं आपको। पैराजंबल में अक्सर क्या होता है कि देखो पैराजंबल आरबीआई हो सकता है डिफ़िकल्ट पूछ लें, एंड उस एक पैराजंबल में 5 क्वेश्चंस पूछ लें, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट अगर है तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आप देखो जब आप पैराजंबल पढ़ते हो आपको इतना आइडिया लग जाता है कि फर्स्ट पैरा के अंदर फर्स्ट लाइन ये होगी, लास्ट लाइन ये होगी, बीच में आप हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। तो अगर आपको बहुत टफ लग रहा है कि आपसे नहीं बन रहा है पैराजंबल, तो आप
फर्स्ट एंड लास्ट अगर आपको है तो आप ये मार्क कर दो, अगले उस पर चले जाओ। पैराजंबल में भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बच्चे कहते हैं हाँ बन जाएगा मैं यूँ नई सीक्वेंस ट्राई करता हूँ, तो नहीं बन पाता है और गलत भी हो जाता है। बट अगर पैराजंबल ईजी है तो कोई इशू की बात नहीं है। डिफिकल्ट है तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला एंड लास्ट सेंटेंस देख के एटलीस्ट 5 में से 2 ऑप्शन तो आप सही कर पाओगे। तो इंग्लिश का ऐसे ही है, आरसी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पहले करना है, बाकी सेक्शन को बाद में करना है, सिंपल। अब इसके बाद आ जाता है हमारा रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग एंड रीजनिंग में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रिकी सेक्शन ये है, क्योंकि यहाँ पे ना एक ट्रैप है, आई वुड से कॉल इट ट्रैप। आरबीआई में ट्रैप है कि आपको 45 मिनट्स दिए गए हैं, तो हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम है, इस टाइम में मैं पजल्स भी कर लूँगा, मैं मिसलेनियस सेक्शन भी कर लूँगा अपना, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पजल्स बहुत डिफ़िकल्ट पूछी जाती हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्ज़ाम जब आप बैठोगे देने या मॉक टेस्ट देने बैठोगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्कैन करने हैं। क्वेश्चन स्कैन करने से मतलब है कि आपको देखना है कि हाँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, ये कैसे क्रिटिकल रीजनिंग का पूछा है। जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग के पूछे, नेक्स्ट करो। पहले आप देखो कि हाँ अच्छा ये है, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, ईजी लग रहा है, आप पहले स्कैन करो एग्ज़ाम पूरा, स्कैन करो। स्कैन जल्दी करना है, ये नहीं कि हर क्वेश्चन रीड करने बैठ जाओ, तो ऐसे नहीं करना है, बहुत जल्दी स्कैन करना है। तो ऐसे कि फॉर एग्जांपल ये पजल सेट ऑफ 5 क्वेश्चन है, अब बस हाँ देखो कि हाँ ये पूछा है, ऐसे डफ लग रही है, बस ठीक है, आगे बढ़ो 133 पे जाओ। अच्छा ये हाँ ये इजी लग रहा है, ठीक है, तो मॉडरेट पेपर है। ऐसे आपको 1-2 मिनट के अंदर स्कैन करना है सारा। अब इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, बेसिकली आफ्टर गोइंग थ्रू द पेपर यू विल रियलाइज़ कि हाँ ये एग्जाम भी लास्ट ईयर की तरह डिफिकल्ट है, एंड आई थिंक डिफिकल्ट ही आएगा इस बार का आरबीआई भी। तो मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले रीजनिंग के अंदर मिसलेनियस टॉपिक्स जो होते हैं उसको पहले अटैम्प्ट करना है। कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन सेंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, हमारी इनइक्वालिटीज़ हो गई, सिलोजिज्म्स हो गई, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गई, ब्लड रिलेशन हो गई, ये मिसलेनियस हो जाते हैं। आपको पहले ये अटैम्प्ट करने हैं। ये अटैम्प्ट करने के बाद आपको जाना है क्रिटिकल रीजनिंग के तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी अगर थोड़ा आप अपना ब्रेन यूज़ करोगे, कॉमन सेंस यूज़ करोगे, तो वहाँ भी आप अच्छे खासे क्वेश्चन सही कर लोगे। ये करने के बाद आई थिंक अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आता है तो आप मेरे हिसाब से सेक्शनल, अगर आपने ये 2 चीज़ें कर ली, मिसलेनियस प्लस क्रिटिकल रीजनिंग, तो आपके अराउंड 15 to 20 के बीच में मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो आप पहले ये करोगे, इसके बाद आप जाओगे पजल्स पे। पहले आपको ये करना है, आप ये अगर ये कर लोगे तो आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद जाओगे आप पजल्स पे। अब पजल्स में आपको कैसे पिक करना है, देखो वहाँ पे कोई भी चीज़ नई ट्राई नहीं करनी है, कोई भी चीज़ न्यू ट्राई नहीं करनी है। अगर आपने कोई पजल पहले नहीं सॉल्व करी है तो वहाँ पे हीरो नहीं बनना है। सिंपल आपने जो पहले अपने मॉक टेस्ट में सॉल्व कर रखी है वही पजल सॉल्व करनी है। एंड कैसे पिक करना है पजल्स को, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ये पजल है, सेट ऑफ 4 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एंड आपको लग रहा है कि हो सकता है ईजी हो भी सकता है ईजी हो, तो आपको देखना है कि क्या पूछा गया। तो ऐसे पूछा गया है कि यहाँ पे देयर आर 10 शेल्स इन रैक पे बेस है, एंड शेल्स का टैग है, नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, एंड हाँ बस वही है, नंबर ऑफ फ्रूट्स है एंड टैग्स है, एंड देयर 10 शेल्स। तो मुझे ये ईजी लग रही है, पर्सनली ईजी लग रही है। एंड यहाँ पे एक नोट दिया गया है, ये एक कुछ ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिक है, ये दिया गया है। तो आप अगर आपको पर्सनली लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो आप इसको अटैम्प्ट कीजिए। तो आपको पजल्स भी आपको स्मार्टली वहाँ पे चूज़ करनी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई कि आपको पहले क्रिटिकल रीजनिंग एंड मिसलेनियस टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। ये करने के बाद आप पे टाइम बचेगा, उसमें आप अपने मनपसंद की पजल चूज़ करना जो आपको इजी लग रही है, और कहीं भी स्टक मत करना। इवन मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी चांसेस हैं कि आप कहीं स्टक कर जाओ एंड थोड़ा वो टेंशन में आ जाओगे, तो बट कहीं पे स्टक नहीं करना है। आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, वेट नहीं करना है, क्योंकि ये हो गया तो अपने ईगो पे नहीं लेना है, आपको कूल माइंड रह के वहाँ सॉल्व करना है। एंड इनपुट आउटपुट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इनपुट आउटपुट में फॉर एग्जांपल इस मॉक टेस्ट में लेट मी फाइंड, हाँ ये रहा, जैसे इनपुट आउटपुट में भी स्टेप्स हैं, इनपुट है एंड ये है। अब यहाँ पे सिंपल है, आप पहले देखोगे कि क्या स्टेप्स दिए गए हैं, एंड स्टेप्स में अगर आपको लॉजिकल ऑर्डर मिल गया है, आपको पता लग गया कि कैसे स्टेप 1 से स्टेप 2 जा रहे हैं, स्टेप 2 से स्टेप 3 जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि फिर आपको अटैम्प्ट करना है।
बट बार बार उसी को देखना कि स्टेप नहीं बन रहे हैं बट बन जाएगा, तो काफ़ी टाइम जा सकता है इनपुट आउटपुट में भी। तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने स्टेप 1 से स्टेप 2 बन रहा है तो क्वेश्चन चेक कर लिए कि यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चंस में स्टेप 1 से स्टेप 2 का पूछा गया है तो आप खाली वही कर दें, बाकी आप छोड़ दें। तो आप ऐसे ही 1-2 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे डिफरेंट एरिया से। एंड रीजनिंग की लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी? आई थिंक लास्ट ईयर हमारी रीजनिंग की कट ऑफ 9 गई थी, तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं है। 9 तो आई थिंक इज़ वेरी नॉर्मल स्कोर टू स्कोर। आई थिंक दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले आपको क्रिटिकल रीजनिंग एंड मिसलिनियस टॉपिक्स करने हैं। सो ये करने के बाद आप 9 से तो काफ़ी आगे चले जाओगे। फिर आप अपनी मन पसंदीदा पजल करनी है, आपको यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट करनी है। तो डेट्स इट फॉर रीजनिंग। लेट्स मूव टू क्वांट। क्वांट में क्या होता है, देर आर 25 मिनट्स एंड 30 क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में ये बिल्कुल हमारे लास्ट में आता है। लास्ट तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि बच्चों को क्वांट जिनका मुश्किल होता है उनका पहले नर्वस नहीं होता है, वो लास्ट में उन पे होता है कि ठीक है इसको सही कर लेते हैं तो एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक जिनका क्वांट वीक है तो इनके लास्ट में आता है क्वांट। तो सो क्वांट कैसे अटेम्प्ट करना है? देखो क्वांट के अंदर मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं। यहाँ पे स्कैन मत करने लग जाना। स्कैन कर सकते हो वैसे तो, बट आपको दिमाग में होना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन ढूंढने हैं। मुझे ढूंढने क्वेश्चंस ऑन सीरीज़, क्योंकि दीज आर इजी टॉपिक्स। क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक, क्योंकि दीज आर इजी टॉपिक्स। आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चन ढूंढने हैं वहाँ पे। तो जैसे मेरा ये आएगा, मेरे को पता है कि हाँ ये केसलेट दिख रहा है, आगे बढ़ो नहीं, मेरे को नहीं करना अब ये केसलेट। यू विल गो टू क्वाड्रेटिक, मुझे क्वाड्रेटिक करना है। किया देन अर्थमेटिक, नहीं अभी नहीं। यू विल मूव। दिस इज DI, अभी नहीं करना DI। सीरीज़, आप सीरीज़ करोगे आप अगेन सीरीज़ करोगे। इतने करने के बाद आई थिंक अगेन जैसे मैंने रीजनिंग बताया, यहाँ भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट रहा तो आप विद क्वाड्रेटिक एंड सीरीज़ आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लोगे। बट अब क्या करना है, देखो यहाँ पे टाइम लिमिटेड है तो आई थिंक आपको 10 मिनट तक लग जाएंगे, 10-15 मिनट, 10 मिनट लगा लो क्वाड्रेटिक एंड सीरीज़ करने में, कोई अच्छा लेवल रहता है उसका भी। ये करने के बाद आपको जाना है, मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए इन क्वेश्चंस में क्वांटिटी कंपैरिजन एंड डेटा सफिशिएंसी। ट्राई गोइंग टू डेटा सफिशिएंसी फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पे आप अपना थोड़ा सा अगर आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट ठीक है, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करके आप वहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी पे आ गया आई थिंक कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। तो आपको ये करना है 2 क्वेश्चंस। ये आपको अगर आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट ठीक हैं, आप ऑफकोर्स पढ़ के जाओगे, तो आपको ये करना है। इसके बाद आप जाना कि क्वांटिटी कंपैरिजन में जा सकते हो आप। आई थिंक यहाँ पे भी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए, तो आप इस पे जा सकते हो। इसके बाद आपको जाना है आई थिंक DI पे जाना चाहिए। एंड DI में आपको कौन सा DI पिक करना है, दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस। अब ट्राई करिए कि ऐसा DI हो जहाँ पे थोड़ा आपको पढ़ने में ईजी लगे। जो नंबर्स दिए गए हैं DI के अंदर वो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन या फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नंबर्स ना हो, तो ऐसा आपको DI पिक करना है। DI पिक करने के बाद अगर आपको DI हो रहा है तो ठीक है। अगर टाइम बचता है उसके बाद तो यू विल गो टू अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। अब अर्थमेटिक में तो कैसा है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है अच्छे से तो चांसेस है कि वो सोल्व हो जाएगा वहाँ पे। तो आप अर्थमेटिक के उन टॉपिक्स पे जाना जो आपको अपने पहले पढ़े हुए हैं, आपको वो करने हैं मॉक टेस्ट के अंदर। बाकी उसके बाद आई थिंक आप अच्छे स्कोर पे पहुँच जाएंगे। सो आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, इसी वे में मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है जैसे आप एग्ज़ाम कंडीशंस में करोगे। एंड मॉक टेस्ट का पर्पस ये होता है कि आप देखो कोई नई चीज़ यहाँ पे ट्राई नहीं करनी है, यहाँ जो आपने पहले पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड जैसे मार्क्स आते हैं उसको जैसी परसेंटाइल आती है उसको एक बार देखना है कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो दिस हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट। एंड थैंक यू, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर माई साइड। एक बार आप ये टेस्ट RBI हमारा ग्रेड B फेज़ 1 का मॉक टेस्ट हमारे वेबसाइट पे है, फ्री मॉक टेस्ट है ये। एक बार अभी जाके देखिए एंड इस पर वर्क करिए। एंड ऑल द बेस्ट।